हाय वेलकम माय यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी 321 में। इस वीडियो में क्लास 10th का इंग्लिश बुक चैप्टर 1 चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए गए हैं सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 100% गारंटी है कि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। जितना क्वेश्चन बताया गया है उतना ही क्वेश्चन में एग्जाम में आएगा। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ इस चैप्टर के कहानी को भी समझेंगे जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करने में मदद करेगी। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड। पहले ये जानना ज़रूरी है ए लेटर टू गॉड जो चैप्टर है इस लेसन के ऑथर अर्थात लेखक कौन है। तो इसका आंसर है जी.एल. फ्यूंटेन्स ए लेटर टू गॉड के ऑथर या राइटर हैं। अगला प्रश्न है वेयर वाज लेंचोस हाउस सिचुएटेड। इस स्टोरी में लेंचो नाम का एक मुख्य मेन कैरेक्टर है। यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि लेंचो का हाउस कहाँ पे स्थित था। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित, कहाँ पे स्थित था, कहाँ पे बना हुआ था। तो ये जानना ज़रूरी है कि लेंचो एक किसान था और इसका घर कहाँ पे स्थित था। तो टॉप ऑफ ए हिल अर्थात एक पर्वत के ऊपर स्थित था। हिल का अर्थ होता है पर्वत, इसका घर पर्वत के ऊपर स्थित था। आगे है द पेक्यूलियर थिंग अबाउट लेंचोस हाउस वाज दैट इट। मतलब कि लेंचो के घर का मुख्य बात क्या है, खास बात क्या है। तो इसका खास बात है कि वाज द ओनली हाउस देयर। मतलब जो हिल पर, जो पर्वत पर लेंचो का घर बनाया गया था वो वहाँ पर उसका घर मात्र लेंचो का ही था। उसके आसपास किसी का भी कोई घर नहीं था। उसका घर वहाँ पे अकेला बना हुआ था। यहाँ पे देख सकते हैं द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। मतलब वैली का अर्थ होता है घाटी। घाटी में क्या होते हैं कि बड़े छोटे पर्वत होते हैं और इसमें क्या होता है कि ये जो पर्वत होते हैं इसी को हिल कहा जाता है। जितने भी पर्वत होते हैं ये सारे हिल कहे जाते हैं। तो सबसे छोटा हिल जो था, जो सबसे छोटा पर्वत था उसी के ऊपर लेंचो का घर बनाया गया था और वहाँ पे पूरा वैली में, पूरा घाटी में उसका घर मात्र अकेला था। वहाँ पे किसी का घर नहीं था। यहाँ पे देखते हैं चित्र में ये लेंचो का इमेज है और यहाँ पे इसका घर ये बना हुआ है। यहाँ पे देखिए और बड़े बड़े हिल हैं लेकिन सबसे छोटा ये हिल है जहाँ पर इसका घर बनाया हुआ है। ये इसका खेत है जहाँ पे कुछ अनाज उगाए गए हैं। आगे स्टोरी को समझते हैं। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड। लेंचो का जो फील्ड मैदान है, लेंचो का जो खेत है उस खेत में कौन सी क्रॉप अर्थात फसल को ग्रोइंग अर्थात उगाया गया था। तो कौन से फसल को उगाया गया था, तो उस फसल का नाम है कॉर्न। कॉर्न का अर्थ होता है मक्का। अर्थात लेंचो ने अपने खेतों में मक्के की खेती की थी। आगे देखते हैं लेंचो विश इन द मॉर्निंग फॉर। अर्थात लेंचो सुबह में क्या इच्छा रखता था, क्या इच्छा थी उसकी। तो जब वो खेतों में जाता है तो उसकी फसल मक्के का काफ़ी बढ़िया होता है, लेकिन क्या होता है कि उस खेतों में पानी नहीं होता। तो वह उम्मीद करता है एक रेन का, मतलब कि पानी का, कि पानी आए खेतों में बरसे जिससे उसकी फसल बेहतर हो सकता है। हमने यहाँ तक समझा कि लेंचो ने अपने खेतों में मक्के की खेती की हुई है और उस मक्के की खेती के लिए उसे जल की आवश्यकता है, इसलिए वह जल होने की इच्छा रखता है। तो आगे समझते हैं कि वो जब खेतों में खड़ा होता है और देखता है अपने खेतों को, एक
वर्षे की ज़रूरत है तो वर्षा वहाँ पे सोचता है, वो एक्सपेक्ट करता है। डाउन पॉर का अर्थ होता है वर्षा कि कम आएगी, फ्रॉम किस दिशा से, अर्थात वहाँ पे वो खड़ा होकर वहाँ चारों तरफ देखता है। वातावरण को समझने के बाद वो उम्मीद करता है, वो एक्सपेक्ट करता है कि ये वर्षा किस दिशा से होगी, तो नॉर्थ ईस्ट से होने की संभावना है, ये लेंचो को लगता है। आगे देखते हैं कि क्या वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है, क्या उसकी मक्के की खेती बेहतर होगी या नहीं होगी। वाट मेड द एयर फ्रेश एंड स्वीट, तो शायद चमत्कार या उसकी आवाज़ ईश्वर ने सुन लिया था। तो क्या होता है कि वर्षा होने लगती है और क्लाउड्स अर्थात बादल वहाँ पे छा जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एयर फ्रेश हो जाता है और स्वीट हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न है, एयर को फ्रेश और स्वीट किसने बनाया था, तो रेन्स एंड क्लाउड्स ने एयर को फ्रेश और स्वीट बनाया था। आगे देखते हैं, जब देखता है लेंचो बाहर का वातावरण काफ़ी बेहतर है, हवा चल रही होती है, बादल छाए हुए होते हैं, तो लेंचो वर्षा होने लगती है। तो लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू, लेंचो घर से बाहर जाता है और वर्षा में जाकर क्या करता है, वह वर्षा घर से बाहर जाकर वर्षा में क्या करता है, तो इसका राइट आंसर है फील द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। मतलब जो वर्षा की बूंदें पड़ रही होती है, वो बाहर जाता है और अपनी बॉडी पर वर्षा की रेन ड्रॉप्स को पड़ने को फील करता है, महसूस करता है। इससे उसे क्या होता है, अच्छा लगता है, आनंद आता है। तो बाहर इसलिए जाता है क्योंकि वह अपनी शरीर के ऊपर वर्षा की बूंदों को महसूस कर सके, उसे वह उस बूंदों को फील कर सके। आगे देखते हैं, वाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ, मतलब जब वह वर्षा में भीग रहा होता है, वर्षा की बूंदों को फील कर रहा होता है, तो वह कहता है, वो कंपेयर करता है, तुलना करता है लार्ज रेन ड्रॉप्स को, जो बड़े बड़े बूंदें गिर रही होती है वर्षा का, उसे कहता है कि ये वर्षा की बूंदें नहीं बल्कि ये क्या है, तो न्यू कॉर्न्स है, नए सिक्के हैं जो वर्षा के बूंदों के रूप में गिर रहा है। इसका अर्थ ये है कि जितने बड़े बड़े वर्षा के बूंदें होगी उसकी फसल उतनी अच्छी होगी, उससे उतना उसका आमदनी मिलेगा, तो नए कॉइन बनेंगे, नए सिक्के बनेंगे, नए पैसे बनेंगे। आगे देखते हैं, वो कंपेयर करते हुए क्या करता है, वो कहता है कि बिग ड्रॉप्स, जो वर्षा की बड़े बड़े बूंदें हैं, वो 10 सेंट पीसेस के बराबर है, 10 रुपये हम लोग कह सकते हैं। और लिटिल जो है छोटे छोटे वर्षा के बूंदें हैं, वो 1 और 5, एक वर्षा की बूंद 5 सेंट पीसेस के बराबर है, ऐसा वो कंपेयर करता है। लेकिन क्या होता है, कुछ ही देर में परिस्थिति बदल जाती है और ये वर्षा की बूंदे के जगह पर कुछ और गिरने लगता है, जिससे उसकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। तो प्रश्न है, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को किसने बर्बाद करके रख दिया, तो इसका राइट आंसर है हेल स्टॉर्म। हेल स्टॉर्म का अर्थ होता है ओलावृष्टि, अर्थात जहाँ बूंदें गिर रही होती है वहाँ पे बड़े बड़े बर्फ़ के गोले गिरने शुरू हो जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हेल स्टोर्म। ये गिरने के बाद उसकी फसल पूरी तरह चौपट हो जाती है और उसकी फसल को डिस्ट्रॉय हो जाता है। आगे देखते हैं अब क्या होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, उसकी खेत हेल स्टोर्म से पूरी बर्बाद हो चुकी है। वो खेत को देखता है और काफ़ी निराश हो जाता है। वाट वाज ओनली थिंग ऑन द अर्थ अकॉर्डिंग टू लेंचो, जब वो खेतों को देखता है तो पूरी पृथ्वी पर लेंचो के अनुसार क्या था जो लेंचो वहाँ पे देख रहा होता है, तो इसका राइट आंसर है ए स्नोफॉल, मतलब एक बर्फ़ का गिरता हुआ केवल था, चाहे पूरा पृथ्वी के तरफ, पूरा पृथ्वी में क्या दिख रहा था लेंचो को, तो केवल बर्फ़ ही बर्फ़
स्नोफॉल केवल दिख रहा था कि किस तरह से बर्फ क्या कर रहे हैं, गिर रहे हैं। आगे है द फील्ड लुक एज इफ इट वर कवर्ड या ड्रैप्ड। दोनों का सेम अर्थ है। कवर्ड का मतलब ही ढकना, ढका हुआ होता है, और ड्रैप्ड का भी मतलब है वो ढका हुआ होता है। तो यहाँ बोलता है फील्ड लुक्ड, जो उसकी खेत थी वो दिख रही थी कि ये कवर किया गया है, इसे ढक दिया गया है किस चीज़ से। तो इसका राइट आंसर है सल्ट। उसे ऐसा लग रहा था जो बर्फ़ की जो गोले गिरे थे, जो टुकड़े गिरे थे, वो पूरा तरह से फैल गया था। उसकी पूरी खेत सफ़ेद सफ़ेद जैसा लग रहा था, जैसे कि पूरा खेत सल्ट मतलब नमक से बिछा दिया गया है, उसके ऊपर नमक बिछा दिया गया है। नमक से उसका खेत पूरा क्या हो गया है, कवर्ड हो गया है या ड्रैप्ड हो गया है। आगे है लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ, मतलब जो उसके पूरे खेत को बर्बाद कर दिया गया था, तो वो कंपेयर करता है। तो वो किस चीज़ से कंपेयर करता है, तो बोलता है फ्लैगू ऑफ लोकॉट्स। इसका अर्थ होता है जो कीड़े मकोड़े हैं उसके आक्रमण, मतलब कि कीड़े मकोड़े के जैसे कि आक्रमण हो जाए खेत में, फसल में, तो किस तरह से क्षण भर में पूरा खेत की फसल बर्बाद हो जाती है। उसी तरह से कंपेयर करता है कि अगर ये कीड़ों का अगर अटैक रहता, लोकॉट्स का अर्थ होता है कीड़े मकोड़े का अगर अटैक रहता, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ वो लोग छोड़ देते, कुछ ना कुछ ज़रूर छोड़ के जाते, सारे बर्बाद नहीं करते। लेकिन इस हेल स्टॉर्म ने, इस ओलावृष्टि ने उसके खेत को, फसल को ना के बराबर कुछ का कुछ नहीं छोड़ा, सब के सब बर्बाद कर दिया। इस तरह से वो लेंचो क्या करता है, अपने डैमेज को, अपने नुकसान को कंपेयर करता है। आगे देखते हैं अब क्या करेगा लेंचो। हु वाज लेंचोस ओनली होप, अब उसका आखिरी उम्मीद क्या होता है, अब लेंचो क्या करने वाला है। तो उसकी आखिरी एक ही उम्मीद होता है, और वो होता है हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। ऐसा क्यों वैसा लगता है कि उसका मात्र एक मात्र उम्मीद है ईश्वर की मदद। उसकी मदद अब केवल ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई नहीं। क्योंकि इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न समझते हैं। बिकॉज देयर वाज नो बॉडी देयर हु हेल्प्ड हिम, उस जिस वैली में वो रह रहा होता है वहाँ पे कोई नहीं रहता, ये अकेला रहता है। तो उसकी मदद करने के लिए वहाँ पे कोई नहीं होता, जिसके एक ही उम्मीद इसका बच जाता है, ईश्वर। ईश्वर ही इसकी मदद कर सकते हैं। अब समझते हैं कि लेंचो को ईश्वर की मदद की ज़रूरत क्यों होता है। क्योंकि फसल इसकी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और इसके पास और अपने बच्चों को खिलाने के लिए, अपनी पत्नी को खिलाने के लिए इसके पास कोई अनाज नहीं है। अगर ईश्वर इसकी मदद नहीं करते हैं तो इसका पूरा परिवार इस वर्ष क्या हो जाएगा, भूखे मारे जाएंगे। इसीलिए ये इसकी फैमिली और लेंचो का एकमात्र उम्मीद ईश्वर होता है। तो अब ईश्वर को कैसे ये सूचना पहुंचाए कि इसकी फसल बर्बाद हो चुकी है। अगर ईश्वर ने मदद नहीं किया तो इसके परिवार भूखे मर जाएंगे। तो वो उसका दिमाग आता है कि क्यों ना ईश्वर के पास एक पत्र लिखा जाए। अब देखते हैं कि ये पत्र कैसे लिखता है, क्या ईश्वर तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता। इसका आखिर फैमिली का अंत में क्या होता है, क्या इसकी फैमिली भूखे मर जाएंगे या फिर ईश्वर इसकी मदद करेंगे, और कैसे हो सकता है इसकी मदद, आगे समझते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि लेंचो ईश्वर के पास पत्र लिखने के लिए पोस्ट ऑफिस आता है। उस समय पोस्ट ऑफिस हुआ करता था। पोस्ट ऑफिस में जाकर लिफाफा, पेपर, इंक लेता है और वहाँ पे पत्र लिखता है ईश्वर को। वहाँ पे लिखने के बाद उस पत्र में क्या करता है, क्या लिखता है लेंचो, तो लेंचो डिमांडेड फ्रॉम गॉड, जो लेंचो है वो गॉड से क्या डिमांड करता है, ये प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर है 100 पेसोस, अर्थात 100 रुपये हम लोग कह सकते हैं। तो जी जहाँ पे लेंचो रह रहा है वहाँ पे
रुपए नहीं चलता, पेसोस चलता है। तो इसका राइट आंसर क्या चीज़ हो जाएगा? 100 पेसोस वो ईश्वर से क्या करता है? उस पत्र में डिमांड करता है। आगे देखते हैं। What ill did reply demand a part of from goodwill, ink and paper? वो जब जाता है पोस्ट ऑफिस तो वहाँ से इंक लेता है, पेपर लिखता है, अपनी भावनाओं को की मदद से किस चीज़ का डिमांड करता है? तो रिप्लाई में ईश्वर से किस चीज़ का डिमांड करता है? लॉस्ट क्रॉप, खोई हुई क्रॉप को मांगता है। गुड सिग्नेचर, गॉड सिग्नेचर, ईश्वर को सिग्नेचर डिमांड करता है। या न्यू सीड्स, नए बीज मांगता है डिमांड में। तो इसका राइट आंसर है मनी। अर्थात वो रिप्लाई में, जवाब में ईश्वर से क्या मांगता है? पैसे मांगता है। कितने पैसे मांगता है? तो 100 पेसोस। आगे देखते हैं। जब ये लेटर लिखकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है तो जब पोस्ट ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ पे इस पत्र को कौन पढ़ता है? हु रीड द लेटर? इसने, किसने पढ़ा? तो इसका राइट आंसर है पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर ने इस लेंचो के पत्र को पढ़ता है। तो पढ़ने के बाद क्या होता है कि द पोस्ट मास्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। पोस्ट मास्टर वाज ए फेट, एक मोटा व्यक्ति था। एम्बियल यानी फ्रेंडली था। एम्बियल का अर्थ होता है फ्रेंडली, अर्थात उसका काफ़ी लोगों एक दूसरे के साथ तालमेल हो जाता था, वह दोस्ती बना लेता था। मतलब उसका व्यवहार दोस्ताना था और वो थोड़ा मोटा व्यक्ति था। आगे देखते हैं। व्हाट वाज इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर? जब पोस्टमैन उस पत्र को देखता है तो देखने के बाद उसका तुरंत का रिएक्शन क्या होता है? तो क्या करता है? लाफ्ड ऑल हर्टली। क्या करता है? वो ज़ोर ज़ोर से दिल से हंसने लगता है कि ये कौन बेवकूफ़ है जो ईश्वर को पत्र लिख रहा है और पोस्ट ऑफिस में डाला है। तो ज़ोर ज़ोर से क्या करता है? हंसने लगता है। लेकिन उसके बाद क्या देखने को मिलता है कि ऑन सीइंग द लेटर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचोस अनवियरिंग फेथ। मतलब जब लेंचो के पत्र को पढ़ता है, पढ़ने के बाद उसके जो विश्वास को देखता है, ईश्वर के प्रति फेथ को देखता है, ये देखकर उसका जो स्थिति होता है वो बदल जाता है। हंस रहा होता है, वो काफ़ी गंभीर हो जाता है और चुप हो जाता है कि इसको ईश्वर के प्रति कितनी विश्वास है। ये देखकर वो क्या करता है? शांत हो जाता है और हंसना बंद कर देता है। हु डिसाइडेड टू आंसर द लेटर? मतलब जब वो लेंचो के ईश्वर के प्रति जो विश्वास था, ये देखकर किसे लगता है कि इस पत्र का आंसर देना चाहिए? तो पढ़ कौन रहा होता है? पोस्ट मास्टर। तो पोस्ट मास्टर इस पत्र को क्या करना चाहता है? आंसर देना चाहता है। लेकिन हम जानते हैं कि आंसर में कोई बात लिखकर भेजना नहीं होता है। आंसर में 100 पेसोस देना है लेंचो को। तो अब पोस्ट मास्टर क्या करेगा? क्या ये 100 पेसोस देगा या नहीं देगा? क्या पोस्ट मास्टर के पास 100 पेसोस है या नहीं है? देखते हैं। वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर? लेंचो के पत्र का जवाब देने का जो डिसाइड करता है पोस्ट मास्टर, वो क्यों करता है? क्यों सोचता है कि हमें लेंचो के पत्र का रिप्लाई देना चाहिए? तो इसका आंसर है टू प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड। मतलब भगवान में लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए। प्रिजर्व का मतलब होता है बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर ये डिसाइड करता है कि हमें लेंचो के पत्र का रिप्लाई देना चाहिए। नहीं तो लेंचो का ईश्वर के प्रति जो विश्वास है, जो फेथ है, वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए पोस्ट मास्टर ने ये डिसाइड करता है। आगे देखते हैं। वाट द पोस्ट मास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो वाज? मतलब लेंचो को मदद करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? क्या ज़रूरत होती है? तो एक ही चीज़ ज़रूरत होता है, मनी, पैसा। पैसे के बिना लेंचो की मदद
नहीं की जा सकती है। तो अब पैसा अरेंज कैसे होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हु कलेक्टेड 70 पेसोस फॉर लेंचोस हेल्प। पोस्ट मास्टर ने किसी तरह से कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, इकट्ठा कर लेता है लेंचो की मदद के लिए 70 पेसोस यानी 70 पेसोस अरेंज कर देता है। अब ये अरेंज किया है तो अरेंज मतलब कि कहीं से न कहीं से तो लाया है। तो ये पैसा लाया कहाँ से? तो यहाँ पे देखते हैं, हु कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प, अर्थात किसने मदद के लिए पैसे दिए। तो इसका राइट आंसर है पोस्ट मास्टर ने, हिज एम्प्लॉयज़ ने, पोस्ट मास्टर फ्रेंड्स ने, ऑल ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दिस। पोस्ट मास्टर भी अपने आमदनी का एक हिस्सा दे देता है और उसके एम्प्लॉय से कहता है कि लेंचो की मदद करने के लिए कुछ कुछ पैसे दीजिए, तो वो लोग भी देते हैं। और पोस्ट मास्टर का जो दोस्त होते हैं उनसे भी अरेंज करता है। तो सभी के मिलाने के बाद पोस्ट मास्टर ने कितना अरेंज किया? 70 पेसोस ही मात्र वो कर पाया है और उसकी आमदनी इतनी नहीं होती है कि वो और अपने से अरेंज कर पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे अरेंज कर लिया या करने योग्य हो गया था? तो इसका आंसर है 70 पेसोस। मात्र 70 पेसोस ही पोस्ट मास्टर ने अरेंज कर लिया था अपने दोस्तों से, उसके एम्प्लॉय से। अब पारी आता है लेंचो को उस पत्र को देने का, उस पैसे को देने का। तो हु हेडेड द लेटर टू लेंचो, लेंचो के को वो पत्र किसने दिया? हु हेडेड, किसने दिया लेटर, पत्र को, टू लेंचो, लेंचो को। तो इसका राइट आंसर है द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर ने खुद जाकर लेंचो को वो पत्र दिया था, क्योंकि पोस्ट मास्टर जो था वो लेंचो के एक्सपीरियंस को देखना चाहता था कि वो जो पैसा उसको मिलता है तो वो क्या सोचता है। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर फील ऑन एक्सपीरियंसिंग लेंचो रिसीव द लेटर। लेंचो के द्वारा रिसीव किए गए लेटर के एक्सपीरियंस को पोस्ट मास्टर ने किस तरह से फील किया? तो इसका आंसर देखते हैं। तो पोस्ट मास्टर जो फील करता है उसे लिखा गया है कंटेंटेड। कंटेंटेड का मतलब होता है एक डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को ये सॉल्व किया, ऐसा ये महसूस करता है, एक रिलीफ महसूस करता है पोस्ट मास्टर। आगे समझते हैं, हाउ मच मनी डिड लेंचो रिसीव। लेंचो ने पत्र को रिसीव कर लिया है और ये देखकर पोस्ट मास्टर रिलीफ महसूस कर रहा है, कंटेंटेड महसूस कर रहा है। तो लेंचो ने कितने पैसे को रिसीव किया ये हम लोग तो जानते हैं, क्योंकि पोस्ट मास्टर मात्र 70 पेसों से ही एकत्र कर पाया था, इसीलिए लेंचो को लिफाफे में कितने पैसे मिले? 70 पेसों से ही मिले। तो कितने पैसे? 70 पेसों लेंचो को प्राप्त हुआ। वाज लेंचो सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जैसे क्या होता है कि अगर हम ईश्वर को पत्र लिखते हैं और पैसा वास्तविक में मिल जाता है तो हम सरप्राइज्ड हो जाएंगे, आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर ईश्वर तो पैसे भेज नहीं सकते हैं, तो आखिर ये पैसे भेजा तो भेजा किसने? तो जब मनी को देखा लेंचो ने तो क्या वो सरप्राइज्ड हुआ कि आखिर इसने ये पैसा कौन भेज दिया? तो ये कितना सरप्राइज हुआ? तो यहाँ पे लिखा गया है नॉट एट ऑल, मतलब कि किसी तरह से कोई सरप्राइज लेंचो नहीं हुआ था कि पैसा कोई आदमी ने भेजा या ईश्वर कैसे भेज सकते हैं, ऐसा कोई सरप्राइज्ड उसके चेहरे पर दिखने को नहीं था। तो फिर हाउ डिड लेंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब पैसा काउंट करता है तो लेंचो कैसा महसूस करता है? तो इसका राइट आंसर है ही वाज इनरेज्ड, अर्थात एंग्री। वो काफ़ी गुस्से का चेहरा बना लेता है, वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है कि आखिर ये
100 पेसोस के जगह 70 पेसोस कैसे मिला? लेंचो डिड नॉट गेट 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, इट वाज ओनली कितना पेसोस था? लेंचो ने 100 पेसोस नहीं प्राप्त किया था, इसीलिए वो गुस्सा हो गया कि जब हमने ईश्वर को 100 पेसोस मांगा था। ईश्वर तो गलती नहीं कर सकते हैं कि 100 पेसोस की हमें ज़रूरत है तो 70 पेसोस भेज देंगे। तो ये कितना पेसोस था ये गिनता है। लेंचो गेट 100 पेसोस फ्रॉम गॉड, नहीं पाता है गॉड से 100 पेसोस नहीं पाता है, तो कितना पाता है? इसका राइट आंसर है 70 पेसोस ही केवल पाता है। ये लेंचो सोचता है कि ईश्वर ने केवल 70 पेसोस हमें मिल रहा है। वाई वाज लेंचो नॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग द मनी इन द इन्वलॉप, जिस इन्वलॉप में पैसा आया था उसे देखकर लेंचो सरप्राइज्ड क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्या रीज़न था कि वो नहीं सोचा कि ईश्वर कैसे पैसे भेज सकते हैं? तो इसका एक ही रीज़न था, ही हैड अनवियरिंग फेथ इन गॉड, उसके अंदर ईश्वर के प्रति एक अटूट विश्वास था कि नहीं, ईश्वर है और ईश्वर ने ही पैसे भेजे हैं। इसीलिए वो किसी तरह से पैसे को देखकर सरप्राइज्ड नहीं होता है। इतना विश्वास ईश्वर पर लेंचो करता था। वाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, जब वो गिनता है तो 100 पेसोस रहता नहीं है। वो सोचता है ईश्वर तो ऐसा गलती कर नहीं सकते हैं, तो वो क्या सोचता है? वाट डिड लेंचो थिंक, लेंचो क्या सोचता है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में, पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं उनके बारे में क्या सोचता है? तो वो सोचता है कि ये लोग डिसहोनेस्ट हैं, मतलब ये कर्मचारी है डाकघर वाले, वो क्या है? बेईमान है। हम ईश्वर 100 पैसे ज़रूर भेजे होंगे, लेकिन ये 30 पेसोस रख लिए हैं और 70 पेसोस क्या किए हैं? इन्वेलप में डालकर दे दिए हैं। तो ये लोग क्या हैं? बेईमान हैं। और उसे एक और नाम से लेंचो कहता है, ही कोल्ड, अर्थात लेंचो देम, उन लोगों को यानी एम्प्लॉय लोगों को कहता है बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये लोग क्या हैं? बंच ऑफ क्रूक्स, एक नए नाम से ये संबोधित करता है लेंचो एम्प्लॉय के लिए। बंच ऑफ क्रूक्स, इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। व्हेन इज लेंचो थिंकिंग अबाउट द मनी, जब लेंचो मनी के बारे में क्या सोच रहा होता है, कब सोच रहा होता है मनी के बारे में, फिर ये लेंचो एक बार दोबारा सोचता है, तो वो कब सोच रहा होता है? तो वाइल राइटिंग द सेकेंड लेटर, वो फिर से ईश्वर के पास एक पत्र लिखता है लेंचो। उस समय वो मनी के बारे में सोच रहा होता है कि पहली बार जब तक हमने पैसा मंगाया 100 पेसोस, तो 30 पेसोस कर्मचारी वाले बेईमान लोग रख लिए। तो उस समय सोचता है, जिस समय वो सेकेंड पत्र लिख रहा होता है, फिर से दोबारा मनी के बारे में। आगे देखते हैं क्या सोचता है। लेंचो थॉट, लेंचो ने सोचा, दैट पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैड टेकन रेस्ट मनी ऑफ द मनी, मतलब बाकी जो 70 पेसोस मिला, रेस्ट मनी का मतलब जो बचा हुआ 30 पेसोस था वो एम्प्लॉयज ने टेकन कर लिया, अर्थात रख लिया। ही कॉल्ड देम बंच ऑफ क्रूक्स, ये ऊपर देख चुके हैं, वो क्या कहता है उसे? ये बंच ऑफ क्रूक्स है, बदमाशों का एक समूह है। बंच ऑफ क्रूक्स यानी बदमाशों का समूह है। आगे, हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, मतलब जो बचा हुआ 30 पेसोस है वो कैसे प्राप्त करने का डिसाइड करता है, कैसे मिलेगा, ये किस तरह का लेंचो डिसाइड करता है? तो कहता है, ईश्वर को पत्र में वो लिखता है कि इस बार जो 30 पेसोस जो बचे हैं वो ले लिए हैं एम्प्लॉयज़ वालों ने, तो हमें क्या करना है कि पर्सनली आप हमसे मिलिए और पैसा को दीजिए। अब की पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजिएगा, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं? पैसे को ले लेते हैं। और इस तरह से ये कहानी क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। कहानी में यह नहीं बताया गया है कि अब वो 30 पेसोस लेंचो को मिलता है या नहीं मिलता है। तो उम्मीद करते हैं यह कहानी और यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपकी परीक्षा में मदद करेगी, एक उपयोगी वीडियो होगी यह आपके लिए।
अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि इसका लाभ वे लोग भी उठा सकें। तो फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर में, एक अगले कहानी, एक नए कहानी के साथ और नए ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।